प्यारे बच्चों, मैं हूं सुभाषिष बैनर्जी एंड दिस वीडियो इज मेनली मेंट फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 यूपी बोर्ड कैरिकुलम, जिनके की काव्य पाठ्यक्रम में, अंग्रेजी काव्य पाठ्यक्रम में एक पोएम है जिसका की नाम है माई हेवन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज मिला था। 1910 में सबसे पहले गीतांजलि का प्रकाशन बंगला में हुआ और इस किताब में लगभग 156 to 157 poems they were incorporated, originally written in Bengali by Tagore। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वयं इन पोएम्स का अंग्रेजी में अनुवाद किया इन प्रोज फॉर्म, और कुछ पोएम्स को उन्होंने चुना और संकलित करने के बाद ये एक गीतांजलि के फॉर्म में उसको जो है अंग्रेजी में 1912 में पब्लिश किया गया। इट केम आउट इन 1912, जिसके लिए कि 1913 में उनको नोबेल प्राइज मिला। ऑल द पोएम्स इन गीतांजलि दे आर डेडिकेटेड टू ऑलमाइटी, दे आर डेडिकेटेड टू गॉड। ईश्वर के चरणों में ये पुष्पांजलि है। गीतांजलि गीतों की अंजलि, गीतों की पुष्पांजलि, सॉन्ग ऑफरिंग्स टू ऑलमाइटी। और ये जो कविता है माई हेवन, मेरा स्वर्ग, ये एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण पोएम है जिसको कि हम आज पढ़ेंगे। मैं आपको लाइन बाय लाइन इसका अर्थ बताता चलूँगा। अगर आपके पास किताबें हैं तो आप हर लाइन को फॉलो कीजिए। माई हेवन अर्थात मेरा स्वर्ग, और मेरा स्वर्ग अर्थात मेरे सपनों का भारत, कवि के सपनों का भारत, सपनों का भारत, इंडिया ऑफ द पोइट्स ड्रीम्स। यह कविता, यह पोएम उस समय लिखी गई थी जबकि भारत पर अंग्रेजी शासन था। वी वर स्लेव्स, हम अंग्रेजों के गुलाम थे। वी हैड नॉट येट अटेन्ड फ्रीडम। और ऐसे समय में कवि की जो कल्पना है, कवि का जो विजन है, इंडिया ऑफ हिज ड्रीम्स, उसका चित्रण जो है उन्होंने इस कविता में किया है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हेन इंडिया अटेन्स फ्रीडम, स्वतंत्रता के पश्चात जो भारत उभर कर आएगा, आफ्टर एजेस ऑफ सर्विलिटी, वह भारत कुछ ऐसा होगा जहां पर कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहां पर कि हर नागरिक, हर व्यक्ति, हर भारतीय का जीवन, उसका मन, उसका मस्तिष्क वह भय मुक्त होगा। विद द माइंड इज विदाउट फियर, एक ऐसा एनवायरमेंट, कुछ ऐसी परिस्थितियां, एक ऐसा समाज, एक ऐसा देश जहां पर कि हर व्यक्ति का जीवन भय मुक्त होगा। अगर वर्तमान की परिस्थितियां अगर हम देखते हैं तो शायद यह पंक्ति यहां पर एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज नाउ एवरीबडी इज लिविंग इन फियर ईयर आफ्टर ईयर। लेकिन कवि के सपनों का भारत, जहां पर कवि एक ऐसे देश, एक ऐसी मातृभूमि की परिकल्पना करता है जहां पर कि हर व्यक्ति का मन, मस्तिष्क, जीवन भयमुक्त होगा। देयर वॉन्ट बी फियर्स, पॉलिटिकल फियर्स, साइकोलॉजिकल फियर्स, इमोशनल फियर्स, सोशल फियर्स। ऑल दीज फियर्स जो कि आज के करंट एरा में, द प्रेजेंट एरा में हम सभी जो है इन तमाम प्रकार के डरों से, फियर से हम जूझ रहे हैं। तो एक ऐसा भारत जहां पर कि हर व्यक्ति का जीवन, हर व्यक्ति का मन, मस्तिष्क वह भय मुक्त होगा। Fearless living, Tagore talks about, where the mind is without fear and the head is held high। और हर भारतीय नागरिक
का मस्तक आत्मसम्मान के साथ हमेशा ही ऊंचा रहेगा। एक ऐसा भारत जहां पर कि हर व्यक्ति, हर नागरिक, each and every Indian shall be proud of his citizenship, shall be proud of his country, shall be proud of his working capacity, shall be proud of being an Indian. This sense of pride he dreams in the very first line, where the people would reside fearlessly, and they would inculcate pride, they would nurture pride in their citizenship, where the mind is without fear and the head is held high. Where knowledge is free, जहां पर कि ज्ञान पर अंकुश नहीं रहेगा। नॉलेज अथाह ज्ञान जिस पर कि कोई प्रतिबंध नहीं होगा। हर व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करने का संपूर्ण अधिकार होगा। कहा जाता है कि नॉलेज सेट्स यू फ्री, और शायद कवि ने, टैगोर ने नॉलेज को, अटेनमेंट ऑफ नॉलेज को स्वतंत्रता, फ्रीडम के साथ जोड़ा है। वे नॉलेज इज फ्री, ज्ञान पर कोई अंकुश नहीं होगा। हर नागरिक को ज्ञान प्राप्त करने का संपूर्ण अधिकार होगा। हम यहां पर उच्च ज्ञान की बात कर रहे हैं। ज्ञान, नॉलेज दैट इज गोइंग टू ब्रिंग अबाउट ए सॉर्ट ऑफ अवेकनिंग इन द मासेस, उस ज्ञान की बात टैगोर कर रहे हैं यहां पर। कोई मामूली ज्ञान नहीं, profound and deep knowledge, where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic wars, where the world has not been broken up into fragments. वर्ल्ड का अर्थ है यहां पर द यूनिवर्स ऑफ इंडिया, या फिर समाज, एक ऐसा समाज जो कि अविभाजित होगा। Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, जहां पर संकीर्ण घरेलू दीवारें समाज को नहीं बांटेंगी, समाज अविभाजित रहेगा। नैरो यानी संकीर्ण, डोमेस्टिक यानी घरेलू, वॉल्स यानी दीवारें, बैरियर्स, बाउंड्रीज। वेयर द वर्ल्ड, जहां की समाज अविभाजित रहेगा, समाज का विभाजन नहीं होगा। संकीर्ण घरेलू दीवारें अर्थात जाति, धर्म, सांप्रदायिकता, भाषा, सोशल, कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक बैरियर्स, ये तमाम चीजें जो कि शायद आज के समाज को विभाजित कर रही हैं, जिसके कारण है कि हम एक दूसरे के साथ संघर्ष कर रहे हैं, ये तमाम दीवारें जो हैं नहीं होंगी। एक संपूर्ण समाज जो कि अपने आप में एक श्रेष्ठ समाज कहलाएगा, जहां पर कि ज्ञान का संचार होगा, और यह तमाम चीजें जो कि भेदभाव पैदा करती हैं, ये तमाम चीजें नहीं होंगी। जाति, धर्म, सांप्रदायिकता, भाषा और अन्य तमाम ऑब्स्टेकल्स, बैरियर्स, बाउंड्रीज, रुकावटें जो कि विकास को अवरुद्ध करती हैं, ये तमाम चीजें नहीं होंगी। एक संपूर्ण समाज, अविभाजित समाज, इंटीग्रेटेड सोसाइटी of which the poet talks about, where the world has not been broken up. समाज को कोई तोड़ नहीं सकेगा। It has not been broken up. एक बटा हुआ समाज नहीं, on the contrary, एक ऐसा समाज जो कि हर पहलू से जोड़ेगा, तोड़ेगा नहीं। Where the world has not been broken up into fragments, fragments यानी टुकड़े, by narrow domestic walls, जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा
एंड सो मेनी प्रेजुडिसेस, आज के ज़माने में तमाम चीज़ें हैं, सो मेनी प्रेजुडिसेस वी हैव, प्री कंसीव्ड नोशंस, तमाम बातें उत्पन्न होती हैं। जो हमारा जो भी समाज है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम ये पाते हैं कि हम अविभाजित नहीं है, वी आर अ डिवाइडेड लॉट, नो डाउट, एंड दैट्स वाई वी आर एमनेटिंग सच अ लॉट ऑफ रॉट। तो एक ऐसे समाज की परिकल्पना कवि करता है। अगली पंक्ति, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ, जहां पर कि शब्द वचन सत्य की गहराई से बोले जाएं। एक ऐसा देश जहां पर हर व्यक्ति सत्यनिष्ठ होगा, ईमानदार होगा, ऑनेस्ट होगा, और शब्द की गहराई ऐसी होगी कि वो शब्द जो है वाकई में सत्य के प्रति समर्पित होंगे, सत्य की गहराई से वो शब्द बोले जाएंगे, जहां पर न्याय होगा और सत्य को डिस्टॉर्ट नहीं किया जाएगा। द ट्रुथ शैल नॉट बी डिस्टॉर्टेड, द ट्रुथ शैल बी स्पोकन विद कन्विक्शन। सत्य के प्रति लोग समर्पित होंगे, सत्य की गहराई को समझेंगे और सत्य की ही विजय होगी। एक ऐसे देश की परिकल्पना टैगोर अपने इस कविता में करते हैं। With the words come out from the depth of truth. अगली पंक्ति, where tireless striving stretches its arms towards perfection. Tireless striving, tireless अर्थात कभी न थकने वाला, अथक, स्ट्राइविंग यानी अनंत प्रयास, अथक प्रयास, stretches its arms, भुजाओं को फैलाना, stretches its arms towards perfection, जहां पर हर व्यक्ति अपने जीवन में परिपूर्णता, परफेक्शन हासिल करने के लिए अथक प्रयास करेगा, बिना थके अनंत काल तक वह प्रयास करता रहेगा, जब तक कि वह अपने जीवन में परिपूर्णता, परफेक्शन उसको हासिल न कर ले। अगर आज के वर्तमान सर्कमस्टांसेस में, परिस्थितियों में हम देखें तो बहुत कम ही लोग आप पाएंगे कि अपने कार्य के प्रति समर्पित हैं। इस कार्य के प्रति समर्पण को अगर हम अपना लेते हैं और परफेक्शन अटेन करने के लिए अथक प्रयास करते हैं तो यह सफलता की कुंजी है, यह सफलता की पहली सीढ़ी है। Where tireless striving stretches its arms towards perfection, परिपूर्णता हासिल करने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए हर व्यक्ति अथक प्रयास करेगा। अगली पंक्ति क्या है, with a clear stream of reason, क्लियर यानी स्पष्ट, स्ट्रीम यानी झरना, रीजन यानी विवेक, with a clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, जहां पर कि विवेक की अविरल धारा, स्पष्ट धारा, विवेक की अविरल धारा जो कि हमारे जीवन में बहनी चाहिए, आज भी बहनी चाहिए, वह जो है रूढ़िवादी नीरस रेगिस्तान में बहते बहते कहीं खो न गई हो, कहीं सूख न गई हो, जहां हर व्यक्ति अपने विवेक से कार्य करेगा और रूढ़िवाद के रेगिस्तान में परंपरा, जो कि टैगोर जिसको कि यहां पर टर्म करते हैं डेड हैबिट, मृत परंपरा, हैबिट टू विच वी आर अकस्टम्ड, जिसके प्रति हमारा जो है कहीं ना कहीं अंधविश्वास हो जाता है, तो वो रूढ़िवादी रेगिस्तान है। तो उस रूढ़िवादी रेगिस्तान में कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकता है, कोई उन्नति नहीं हो सकता है देश का। अगर हम स्वामी विवेकानंद को पढ़ते हैं तो वहां पर भी हम एडवांस स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, एक ऐसा अध्यात्म जो कि देश को उन्नति की तरफ ले जाता है, न कि ब्लाइंड फेथ एंड सुपरनेचुरलिज्म।
विश्वास और अंधविश्वास में फर्क होता है। तो एक ऐसे भारत की परिकल्पना करता है जहाँ पर कि विवेक की अविरल धारा जो है वो स्पष्ट रूप से झलकेगी और परंपरा के नीरस और रूढ़िवादी रेगिस्तान, मृत रेगिस्तान से बहकर सूख नहीं जाएगी। वह अविरल धारा, वह स्पष्ट धारा, विवेक की स्पष्ट धारा जो है अपने आप में जीवित रहेगी और लोग पुरानी परंपरा, ऑल देयर कंडीशनिंग्स एंड प्रेजुडिसेस, उनको छोड़कर देश के विकास के लिए निरंतर कार्य करेंगे और उनका आउटलुक और परसेप्शन, उनकी सोच जो है वह नहीं होगी, इनोवेटिव होगी और समय के साथ साथ परिवर्तन वह किए जाएंगे और उन सभी चेंजेस को जो है हर सिटीजन, हर नागरिक उनको अपनाएगा। दैट इज व्हाट यू कॉल ए मॉडर्न आउटलुक, ए मॉडर्न विजन टुवर्ड्स लाइफ with a clear stream of reason has not lost its way, अपना रास्ता, its way into the dreary यानी नीरस, desert यानी रेगिस्तान, sand of dead habits, sand यानी रेत of dead habits, dead habit यानी नीरस परंपरा, मृत परंपरा, उसके रेगिस्तान से बहते बहते ऐसा नहीं है कि विवेक जो है अपना रास्ता खो देगा। विवेक का जीवित रहना, डिस्क्रिशन, कॉन्शियंस का जीवित रहना अत्यंत ही आवश्यक है। कैसे भारत की परिकल्पना कवि करता है। राइट, होप आई एम क्लियर। ये तमाम चीजें हम इन्यूमरेट करते हैं ऊपर से नीचे तक, ये तमाम पॉइंट्स जहां पर कि हर पंक्ति की शुरुआत जो है वेयर से हो रही है। राइट, अगली पंक्ति क्या है? वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। विद द माइंड, मस्तिष्क, व्यक्ति का मस्तिष्क, हर व्यक्ति का मस्तिष्क इज लेड फॉरवर्ड, संचालित होना, आगे बढ़ाना, आगे बढ़ना, नेतृत्व करना, किसके द्वारा? बाय दी, ईश्वर, पितामह, फादर, गॉड ऑलमाइटी। विद द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी, THEE, टी कैपिटल है, इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, सदैव विस्तृत होता हुआ एक दृष्टिकोण, एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, सदैव विस्तृत होते हुए विचार और व्यक्ति के कर्म उसकी तरफ संचालित होगा। हर व्यक्ति के जीवन का संचालन, हर व्यक्ति के मस्तिष्क का संचालन, उसके विचारों का संचालन, उसके कर्मों का संचालन कौन करेगा? विधाता करेगा, ईश्वर द्वारा संचालित होगा। एक ऐसे भारत की परिकल्पना कवि करता है। Into that heaven of freedom, my father, let my country awake. स्वतंत्रता के ऐसे स्वर्ग में मेरे प्रभु, मेरे भारत को जगाओ। एक ऐसा देश जहां पर कि वेयर ये तमाम बातें जिनका कि अवलोकन हमने आज किया और इस कविता में हम पाते हैं, ये तमाम बातें कवि के सपनों के भारत में ये तमाम बातें होंगी। और आज भी हम यही आशा रखते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में काश एक ऐसे भारत का निर्माण हो सके, काश उस भारत की परिकल्पना जिसके बारे में टैगोर ने उस समय कहा था, आज इस समय वैसे भारत का निर्माण हम सभी मिलकर कर सकें। आप सभी के लिए ये कविता अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, हर पंक्ति को देखिए, हर अर्थ को समझिए, इस लेक्चर को कई बार सुनिए और उसके बाद जब कक्षाएं चलेंगी और हम लोग आमने सामने होंगे
तो आपके डाउट्स का निवारण मैं करूँगा। थैंक यू।